दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। वो है इस देश की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने की मुहिम, है ना। और जब तक मशीन है तब तक ये जो पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, कल हमने कन्नन गोपीनाथन साहब के साथ जो इंटरव्यू किया था, बड़ी मजेदार बात वो कर रहे थे कि जो जहां पे वोट डल रहा है ना, हम जो मशीन में बटन दबाते हैं ईवीएम पे, और वो फिर जो है उसको इंटरप्रेट करता है वीवीपैट। तो वीवीपैट जिस इंटरप्रिटेशन से वोट को कन्वर्ट करता है वो गिना नहीं जाता, और जहां जहां जो गिना जाता है वो हमको पता नहीं कि कहाँ गया। ठीक है, तो ये जो घपला है, ये घपला है मैं कहता हूं इसलिए क्योंकि ये जब हमको पता ही नहीं है एज ए वोटर कि हमारा वोट किसको जा रहा है, हमारे पास ना उसके कोई सबूत है, ना हमारे पास कोई इसका तथ्य है, साक्ष्य है, तो हम कैसे माने कि जो हम वोट दे रहे हैं वही जा रहा है। सीधा सिंपल सा सवाल है ये मुहिम जो हमारी जारी है इसी सिलसिले में, उस कड़ी में एक और एपिसोड जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक वकील साहब जो है बड़े जबरदस्त संघर्ष करते हुए आपको देखते हुए मिलेंगे। भानु प्रताप सिंह साहब, है ना, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इस मशीन को हटाने की मुहिम में उन्होंने उनके जितने साथी हैं सब, वो सब ने जो है एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल के रखा हुआ है। तो हमने कहा कि भाई इस मुहिम में हम भी हैं, तो हम साथ मिलकर कुछ बात करते हैं, आप तक कुछ जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कल उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन तक मार्च की थी पर उनको डिटेन कर लिया गया। तो आज उनसे मिलकर बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष अब कहां पहुंचेगा, आगे क्या होने वाला है, और क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो लड़ाई अपनी जो है वो लड़ रहे हैं। तो भानु प्रताप सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात पर। आपके साथ इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, नहीं ये हमारा भी सौभाग्य है क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं लेकिन आप वहां एक्चुअली लड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमारा सौभाग्य हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अब सर ये बताइए कि बतौर जर्नलिस्ट तो मैं तो लगातार इस पाखंड को मैं उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमको पता ही नहीं है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो लोकतंत्र में, जैसे मैं अभी कह रहा था, कन्नन गोपीनाथन कल कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वोटर को पता तो चले कि किसको वोट दे रहा है, उसके पास कोई जानकारी तो होनी चाहिए, होना चाहिए कि भाई मैं अगर आप भानु प्रताप सिंह साहब को चुनना चाहता हूं तो मुझे पता तो हो कि मैंने वोट दिया तो आप तक ही पहुंचा है। तो कैसे देखते हैं इस पूरे सिस्टम को आप? देखिए, सिस्टम जो है, इलेक्शन कमीशन की कुछ जिम्मेदारियां हैं और ये काम इलेक्शन कमीशन का ही है कि जो प्रक्रिया चुनाव के लिए अपनाई जा रही है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की यह भी जिम्मेदारी है कि इस देश में जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है, उस हर नागरिक का वोट वोटर लिस्ट में होना चाहिए। किसी का वोट कटना नहीं चाहिए, काटा जाना नहीं चाहिए, लिस्ट में आए बिना रहना नहीं चाहिए। इस पारदर्शिता को निभाने के लिए इस प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्वतंत्र होकर, बिना किसी सरकारी दबाव के या बिना किसी और दबाव के निष्पक्ष रूप से कर सके, उसके लिए देश के संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत बहुत अधिकार इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं। अभी एक चीज अगर आप देखते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया है उसमें चीफ जस्टिस को भी होना चाहिए। सरकार ने कानून लाके चीफ जस्टिस साहब की जो वो थी उनको हटा दिया गया और कैबिनेट का कोई मंत्री उसमें उनकी जगह रख दिया गया। इस सबके बावजूद भी अगर सरकार ही चुनती है, पीछे भी देखेंगे तो सरकार ही चुन रही थी। भाई टीएन शेषन को क्या कि सरकार ने नहीं चुना था, टीएन शेषन साहब को भी सरकार ने ही चुना था। लेकिन चुनने के बाद, इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद
टीएन शेषन साहब ने वो किया जो संविधान ने उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी लगाई थी। और संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन को इतने अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी इलेक्शन कमीशन की तरफ देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। उसकी निष्पक्षता पर, उसकी स्वतंत्रता को कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। जिस दिन इलेक्शन कमीशन चुना जाएगा, जब तक रहेगा, संविधान में यह व्यवस्था है कि उसके किसी भी सुविधा में कमी नहीं की जाएगी, उसके वेतन में कमी नहीं की जाएगी, उसके अधिकारों में कमी नहीं की जाएगी, और उनको हटाने का अधिकार सरकार को नहीं है। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो इंपीचमेंट है, महाभियोग है, उसी से हटाया जा सकता है। इतनी सारी चीजें, इतना मतलब उनको मजबूत किया गया है। तो यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि जो इलेक्शन होना है, जो संवैधानिक जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, और वो संविधान और देश के प्रति, देश की जनता के प्रति है, किसी सरकार के प्रति नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है। उसको निभाना इलेक्शन कमीशन को जरूरी है। पर जो प्रक्रिया हमारे सामने है, जैसा अभी आपने कनन गोपीनाथ का जो उदाहरण दिया है कि भाई जिसमें वोट गिनी जाती है, हमें उसमें पता नहीं जाती है, नहीं जाती है, लेकिन जिसमें हमें जाती हुई दिखती है उसकी गिनती नहीं होती है। हम यही बात लोगों को लगातार समझा रहे हैं कि भाई हमारा सिंपल सा इतना कहना है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के वोटर हैं, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो सुरक्षित रहे, ये हमें साफ दिखना चाहिए। हम जो वोट डालते हैं, हम जिस उम्मीदवार को, जिस पार्टी को वोट डालते हैं, हमें साफ साफ दिखना चाहिए कि हम जिसको डाल रहे हैं, हम उसी को वोट हमारा जा रहा है, उसी व्यक्ति और उसी पार्टी को, और उसी उम्मीदवार और उसी पार्टी के खाते में हमारा वोट गिना जा रहा है। इसमें क्या नाजायज बात है? जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उस प्रक्रिया में दूर दूर तक कहीं भी उस व्यक्ति को, उस मतदाता को अपना वोट जाते हुए दिखता नहीं है। जिसमें दिखता है वो हाथ में आता नहीं है, वो पर्ची उसको मिलती नहीं है, जिससे वो देखकर भी, फिजिकली भी इस बात को पक्का कर सके, सुनिश्चित कर सके कि हाँ, उसने जिसको वोट दिया ये वोट उसी को है, और फिर उस वोट को वो एक बैलेट बॉक्स में डाल सके और उनकी गिनती होनी चाहिए। मयूर साहब, आखिर वोट तो वही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, वोट तो वही है ना, उसके अलावा तो नहीं है। और अगर उसकी गिनती नहीं हो रही तो वोटों की गिनती नहीं हो रही। और जिसकी गिनती हो रही है, जिस मशीन की, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। इसके विषय में एक मुकदमा डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में। बीजेपी के ही एक एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब और वामन मेश्राम साहब, उन लोगों ने मिलकर डाली थी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब की पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 8 अक्टूबर 2013 को, उसके पैरा 9 में जो शब्द लिखे हैं मैं आपको बता रहा हूं हिंदी में। उसमें लिखा है कि जो वर्तमान प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसमें उस वोटर को यह पता नहीं है कि उसने जिस व्यक्ति और जिस पार्टी को वोट दिया है, उसका वोट उसी व्यक्ति और उसी पार्टी को गया है या नहीं, उसका वोट रजिस्टर भी हुआ है या नहीं, और रजिस्टर हुआ है तो किसके खाते में गया है। जबकि होना यह चाहिए कि उस मतदाता को यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जिस व्यक्ति, यानी जिस उम्मीदवार को, जिस पार्टी को उसने वोट दिया है, उसका वोट उसी के खाते में गया है। और ये फिजिकली उसको सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए कहीं किसी के इवेंट बट की जरूरत नहीं है। ये उनके पैरा नंबर 9 में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 8 अक्टूबर 2013 के में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बटन दबाना और लाल बत्ती का जल जाना यह सुनिश्चित नहीं करता कि जो आपने वोट दिया है वो वोट दर्ज हो गया है और जिस उम्मीदवार और जिस पार्टी को दिया उसी के खाते में गया है। अब इससे ज्यादा और किसी चीज की क्या जरूरत है? बात सही। इसलिए ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। और हमारा, देखिए, इसमें बहुत सिंपल है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार, आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, इस देश के तमाम 100 करोड़ मतदाताओं का अधिकार है, इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि जो प्रक्रिया अपनाई जाए वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई, हम कह रहे हैं कि जो ईवीएम है, ये सिस्टम बिल्कुल अच्छी तरह से सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
आप कौन होते हैं कहने वाले? आप कहते क्यों हैं? आप ये दुनिया को दिखाइए ना कि जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी है। बैलेट पेपर में हर व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को, अशिक्षित व्यक्ति को, हर व्यक्ति को यह मालूम था कि वो जिसको वोट देना चाहता है उसी को वोट देता, उसी के नाम के आगे ठप्पा लगाता है और वो वोट उसने उसी को दिया और उसके खाते में गिना जाता है, बैलेट उसमें बैलेट बॉक्स में डालता है। जब ये निश्चित था ना, आज की तारीख में नहीं है। एक और बड़ा गंभीर सवाल है, इस देश में आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी एडवोकेट हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान माने जाते हैं। इस देश में आईआईटी एक्सपर्ट्स हैं, इस देश में टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो बाकी लोग हैं। मुझे लगता है शायद आपका नेटवर्क सर कहीं थोड़ा कनेक्शन जो है कहीं इसमें इश्यू आ रही है। आप एक बार फिर से भी जुड़ सकते हैं। इसको मैं अभी जी, आप बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था भानु जी के वहां पे, तो अब वो ठीक हो गया है। तो अब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए जहां से रुके थे प्लीज। मैं जो कहना चाह रहा था और आपके माध्यम से इस देश के लोगों को, प्रत्येक मतदाता को बताना चाह रहा हूं, देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और मैं कहता हूं सारे जजेस, देश में 24 हाई कोर्ट है और उन 24 हाई कोर्टों के तमाम हाई कोर्ट जजेस, इसके अलावा इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हैं उनके डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेशन जजेस, मजिस्ट्रेट, सिविल जज, इस देश में तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम जिलों के कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके अलावा जो सेक्रेटरी लेवल तक के जो लोग हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, पुलिस के तमाम आला अधिकारी, लेके डीजी से लेके स्पेशल डीजी, एडिशनल डीजी, और आपके जो आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, इस देश के तमाम प्रोफेसर्स, इस देश के तमाम डॉक्टर्स, इस देश के तमाम एडवोकेट्स, तमाम पीएचडी किए हुए लोग, तमाम पढ़े हुए लोग, और इस देश के तमाम इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे पढ़े लिखे लोग, इनसे मेरा एक ही सवाल है, क्या ये जानते हैं कि ईवीएम की तकनीक क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है? जब ये नहीं जानते, और ये जवाब बिल्कुल सही है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी के पास जवाब नहीं है, इसका जवाब है इनमें से कोई व्यक्ति नहीं जानता कि ईवीएम कैसे काम करती है, उसकी तकनीक क्या है। तो आप जानिए मयूर जी कि इस देश में जो आधी आबादी अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसका क्या हाल होगा, वो कैसे जानेगी? तो क्या ये ऐसा नहीं हो रहा कि देश में 99.9% जो मतदाता हैं वो बिल्कुल अंधे होकर वोट डाल रहे हैं? उनमें से किसी को ये जरा नहीं लगता कि यार मैं जो अपनी वोट डाल रहा हूं, मुझे ये तो कंफर्म होना चाहिए कि मैंने जिस उम्मीदवार को, जिस पार्टी को, जी, ये तो कंफर्म होना चाहिए ना जी। लेकिन हम अंधे होकर वोट डालते चले जा रहे हैं। इससे गंभीर परिस्थिति इस देश में क्या होगी? बहुत सही बात है, पता ही नहीं है। आप जैसे कह रहे, एक तो ये किसको पता नहीं कि हाउ इट वर्क्स, ये मशीन कैसे काम करता है। ये तो कल कन्नन गोपीनाथन साहब ने जब समझाया तब मैं थोड़ा बहुत समझ पाया, जब उन्होंने कहा कि इस तरह से काम करता है, तो तब तो फिर और बड़े सवाल मन में खड़े हो गए कि तब तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। और मैं एक हमारे भारतीय हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं पिछले 25-30 साल से, और वहां के सिटीजन बन चुके हैं, और वहां की लिबरल पार्टी के वो कैंडिडेट भी हैं वहां की पार्लियामेंट के लिए। उनसे मैं बात करता, बिल कॉल साहब है, जम्मू के पंडित हैं जी। वो मैं पूछ रहा था, मैं समझना चाहता था कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया भी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है ऑस्ट्रेलिया का जी। तो मैंने कहा लोग आपके वहां कैसे होता है, तो मैं समझना चाहता था, तो उनसे बातचीत हो रही थी, 3 एपिसोड किए मैंने उनके साथ।
तो मैंने पूछा कि भैया चुनाव तो आपके वहां बैलेट पेपर से होते हैं, कैसे होते हैं? वहां तो गजब है भानु जी, वहां तो जी प्रेफरेंशियल वोटिंग है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मैं और आप और समझ लिए कुछ 8 और लोग जो हैं चुनाव में खड़े हैं, 8 जी कैंडिडेट हैं, तो जो वोटर आता है वो प्रेफरेंस करता है कि पहला उसके पहली पसंद भानु जी हैं, मान लीजिए दूसरी पसंद फिर जो है वो मयूर जानी है, तीसरी पसंद जो है वो महमूद प्राचा साहब हैं, फिर और मान लीजिए आप 8 लोग, वो प्रेफरेंस जी 1 2 3 4 ऐसे टिक करेगा, लिखेगा वो। तो जो जी जो जिसका प्रेफरेंस पहला आएगा वो आदमी जो है वहां चुना जाएगा। और जी और बैलेट से होगा पूरा, कोई ईवीएम नहीं। मैंने कहा इसमें तो टाइम लगता है, बोले कोई टाइम लगता नहीं है, इसमें कोई टाइम लगता ही नहीं है। बोले वो तो आ जाते हैं, वो तो एक शाम तक नतीजे आ जाते हैं। तो जी वो मतलब लोकतंत्र अगर स्वस्थ है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, वो मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि रामराज तो वहां चल रहा है जिसके हम कल्पना नहीं करते। यहां तो कहने के लिए है बस। नहीं, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं, केवल ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है। आप यहां देखिए, हमारे देश में पद्धति अपनाई जाती है जो बता रहे हैं आप। जो वकीलों का बार काउंसिल का चुनाव होता है वो जी, बिल्कुल इसी तरह से होता है। अच्छा, हम वकीलों का जो बार काउंसिल का 5 साल में चुनाव होता है, उस बार हाँ, काउंसिल में हमें, जैसे हम दिल्ली बार काउंसिल की बात करते हैं, हम लोग सब वहीं से रजिस्टर्ड हैं, एनरोलमेंट हमारा वहीं से है। सो दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य हैं 25। सो एक वकील को 25 जो कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस के आधार पर वोट देने का अधिकार है। हम जिसको चाहते हैं कि भाई इसको हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसको पहले नंबर पर देंगे, देन फिर जिसके बाद दूसरा है तो दूसरे नंबर पर। इस तरह से हम 25 लोगों को वोट देते हैं और बाकायदा उनकी गिनती होती है और गिनती लगातार होती है और इसी प्रेफरेंस के आधार पर 25 लोग चुने जाते हैं। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कहीं वहां हो रही हमारे यहां नहीं हो रही। बात क्या है, सबसे बड़ी बात जो मयूर जानी साहब मैं जो समझ पाया हूं, इस देश में जो लोग सत्ता में बैठ गए और जिन लोगों की मानसिकता लोगों को गुलाम बनाने वाली है, वो किसी भी हालत में उस पद्धति को नहीं अपनाते जिससे सारी चीज पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने आए। वो बहुत सही। चाहते हैं कि सब लोग धोखे में रहें, सब लोग उनसे डर कर रहें, उनकी बात पर विश्वास करें जैसे कि वो संत हैं और उसकी बात पर विश्वास करके बस जैसे वो चला रहे हैं चलते चले जाएं और वो हुकूमत में बरकरार रहें। ऐसा इस देश का संविधान किसी को भी ना इजाजत देता है, ना ही ऐसी कोई व्यवस्था इस देश के संविधान में है। ये लोकतंत्र है, इसमें स्वस्थ व्यवस्था होनी चाहिए। जो सही तरीके से शासन करे पब्लिक चुन लेगी। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी को अगर इस देश के लोग इतना पसंद करते हैं, इतना चाहते हैं, इतना वो विख्यात हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव होने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? भाई जब चाहते हैं तो उन्हीं को चुनेंगे, उन्हें डर किस बात का है? बिल्कुल। पर सर मैं अब मैं समझना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए, अब आपने ये मुहिम उठाई है, आपने एक मोर्चा खोल दिया है, उस तरफ वो नरेंद्र मिश्रा जी भी जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ाई, पर अब तक वहां मेरे ख्याल से सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है उनकी। और जी पर इसमें अगर सरकार अब इसमें तो ये है ना कि ये एक तरीका है जो मैं एक रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, आप जानते होंगे, बड़े वो भी एक्टिव है, देव सहायम साहब, है ना? तो जी उनसे मैं जब बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि इसमें कानून पास करने की जरूरत ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। वो वीवीपैट का जो पर्ची निकलता है उसको बड़ा बना दे, उसकी स्याही जो है वो अच्छी कर दे और उसकी गिनती जो है कर दे, तो वो तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। पर आप जैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत वाइड पावर है, पर अब जब वो एक्सरसाइज हो ही नहीं रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपने आप को, अपने पावर को एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहती, तो ये मुहिम हम और आप मिलकर बहुत सारी चला लेंगे, ये कहां तक पहुंचेगी और कब इसका कोई नतीजा आएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, हमने तो जानी साहब हमने तो तय कर रखा है कि अब ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इस देश से ईवीएम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी। और हम सब साथियों ने मिलकर तय किया है कि 2024 का चुनाव, यद्यपि समय बहुत कम है, संघर्ष के लिए समय बहुत कम है, पर हमारी पूरी कोशिश है
और जिस तरह से सोशल मीडिया अपनी जिम्मेदारी इस देश के प्रति ईमानदारी से निभा रहा है, निष्ठा से निभा रहा है, हमें उसके ऊपर विश्वास है कि वो इस लड़ाई में साथ देगा और ये चुनाव 2024 का हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। और इसी की घोषणा, ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, कहां तक चलेगा, पूरे देश में किस तरह से चलेगा, आज जंतर मंतर पर जो हमारा प्रोग्राम है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, उस प्रोग्राम में यह बाकायदा घोषित होगा कि यह आगे कैसे चलेगा। एक बहुत सीधी सी बात है, आपने जो बात कही और जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर उनका उदाहरण दिया, वाकई में इलेक्शन कमीशन अगर थोड़ी सी भी नैतिकता उसकी बची है तो, देश के प्रति अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है तो, संवैधानिक दायित्वों को निभाना चाहता है तो, इससे सीधा और सरल कुछ नहीं हो सकता कि वो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी इंक इस तरह की करे जो अगले 5 साल तक किसी भी हालत में रिमूव ना हो, हटे नहीं, खत्म ना हो, और उसके बाद जो पर्ची है वो पर्ची मतदाता के हाथ में दे, और उसके बाद वो मतदाता को अधिकार हो कि वो बैलेट बॉक्स एक रखा हो उसमें डाले और उनकी गिनती हो। जैसा मैंने पहले कहा, वोट वही है तो वोटों की गिनती होनी है, मशीन में जो छपा है ये जो भी दर्ज है उसकी नहीं, वोटों की गिनती होनी है। तो ये तो बहुत ही सीधा और बहुत सरल है, लेकिन हमारा इससे अलग हटके है। हमारा कहना है कि जिस तकनीक से आप चुनाव करा रहे हो उस तकनीक के विषय में इस देश के लोग नहीं जानते। 99% से ज्यादा मतदाता नहीं जानता कि वो तकनीक क्या है, कैसे काम करती है, और उसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अब के बाद जो भी चुनाव होगा वो किसी भी हालत में उसी पद्धति से होगा जो पूरी तरह से पारदर्शी है, और वो बैलेट पेपर के अलावा नहीं हो सकता। तो हमारा आंदोलन उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक इस देश से अब वीवीपैट, ईवीएम और ये सब कुछ खत्म होगा, उससे पहले ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सरकार चाहे हमें जेल में बंद कर दे, सरकार चाहे हमें गोली से उड़ा दे, हमें इसकी चिंता नहीं है। अगर हम एक इंसान होके, एक जागरूक नागरिक होके और एडवोकेट होके अपने अधिकारों की, अपने देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ नहीं सकते, तो फिर जीना हमारा क्या है, हमारी शिक्षा क्या है, हमारा होना न होने का मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आपका हो रहा है सर, तो भानु जी हाँ आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी जी, तो यही मेरा कहना है। जी, और ये बड़ा अजीब नहीं लगता कि प्रधानमंत्री भाषण में कह देते हैं कि अब हर बार देख रहे हैं ना कि 26 में 26 गुजरात की सभी सीटें जीतेंगे, राजस्थान की सभी सीटें जीतेंगे, और राजस्थान के चुनाव से पहले वो कह देते हैं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अशोक गहलोत का ये जो सीएम टर्म है ये आखिरी है, इसके बाद नहीं होगा, और 400 प्लस की बात हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? आप जो निर्णय लेते हैं देश की जनता के हित में तो होता नहीं है वो, मतलब ऐसा तो कोई नहीं है कि आपने देश की जनता के जीवन में खुशहाली भर दी हो। फिर भी मैं संबित पात्रा को एक दिन सुन रहा था, मैं हालांकि मैं टालता हूँ, सुनता नहीं उनको, गलती से एक बार जो मैं सुन लिया उनको तो वो डिबेट में कह रहे थे, वो डिबेट में ये कह रहे थे कि अगर हमने सबको, हमने गरीब को और गरीब बना लिया है, अगर हमने इस देश की जनता को इतना परेशान किया है और हमने इसको अगर चूस लिया है उनको, तो ये जनता हमको इतना वोट देके क्यों जिताती है। ये देखिए, मतलब एक तरह से मजाक बना के रख दिया है देश का और देश की जनता का, और इतने ऐसे ऐसे निर्णय। अभी ये जो ड्राइवरों का आंदोलन अभी 2 दिन 3 दिन चला है ना, किसान फिर से जो है खड़े हो रहे हैं एमएसपी को लेकर। ये कोई निर्णय जो है देश की जनता के, आम जनता के हित में तो ले नहीं रहे, फिर ये जीत कैसे जाती, ये सवाल नहीं होता मन में क्या? ये सवाल मन में है और हम लोग इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। संबित पात्रा जो कह रहे हैं, संबित पात्रा की तो मैं समझता हूं हैसियत ही क्या है। मैं तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज करता हूं ना कि अगर वाकई में इस देश की जनता आपको चाहती है
और आप कहते हो कि आपने जो योजना बनाई है देश के लोगों के हित में है, सब कुछ उनकी भलाई के लिए है, देश में खुशहाली है, देश की जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बनने वाली है और 5 ट्रिलियन का आप वादा कर रहे हैं। तो मैं सिंपल कहता हूं कि एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, इसमें क्या दिक्कत है आपको? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई अगर आप वाकई में, और मैं कह रहा हूं संबित पात्रा जैसे तो कितनों की जमानत जब्त हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं मयूर जानी साहब, अगर मोदी जी में हिम्मत है तो इस चैलेंज को स्वीकार करें, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। बीजेपी को 40 से ज्यादा सीटें लोकसभा में मिलेंगी नहीं 543 में, लेकिन मोदी जी हर बार जो स्टेट के चुनाव होते हैं जैसे अभी हुए उसमें जैसा आपने बताया कि वादा किया कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस बार सभी सीटें जीतेंगे जी, इस बार सभी सीटें जीतेंगे। तो अब तो चुनाव सामने जो है वो लोकसभा का है और लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो मतलब आप 543 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं आप जी। इस धरती पर अगर ईश्वर भी उतर आए वो भी 5 मतलब सारी सीटें वो भी नहीं जीत सकता। भाई कुछ तो नास्तिक होंगे जो उन्हें हराने के लिए खड़े होंगे, वो भी नहीं जीत सकता। और मोदी जी कह रहे हैं कि सभी सीटें जीतेंगे। एक इंसान का घमंड, एक इंसान का दंभ, अहंकार किस आधार पर है? ये केवल और केवल, मयूर जी मैं एक उदाहरण से, हम एडवोकेट हैं, हमारे पास कई क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं साहब जमानत की गारंटी दीजिए, तो हम तो उनसे बहुत सीधा से कहते हैं भाई जमानत की गारंटी तो 2 ही दे सकते हैं, या तो जज साहब जिन्होंने ऑर्डर लिखाना है जमानत देनी है, और या वो दलाल जो जज साहब के साथ में मिला हुआ हो, भाई बाकी तो कोई और दे नहीं सकता। वकील तो अपनी मेहनत की गारंटी दे सकता है, कानून के माध्यम से आपकी लड़ाई लड़ने की गारंटी दे सकता है। यही है ना, मोदी जी कैसे दे देते हैं इस बात की गारंटी? ये सारी चीजें सब कुछ सब पूरी तरह से मैनिपुलेशन है और मोदी जी इसी के दम पर इस देश की जनता की उन्हें कोई फिक्र नहीं है, देश के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई कानून नहीं बनाया। मुझे बताइए मयूर जी, देश में इतनी भयानक बेरोजगारी है। जी जी, आप इसी आज भानु जी का नेटवर्क का इश्यू काफी चल रहा है इस देश में। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आ रही। इस देश में मयूर जी 14 करोड़ बच्चे 14 करोड़ बच्चे पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं हर साल जी। और जो ग्रेजुएट करते हैं उनकी संख्या मात्र 2 करोड़ के लगभग होती है। सरकार जवाब देगी कि ये 12 करोड़ बच्चे कहां जाते हैं? कोई 8वीं तक, कोई 5वीं तक, कोई 10वीं तक, कोई 12वीं तक पढ़ाई करके छोड़ देता है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है एजुकेशन दे इस देश के लोगों को? जबकि एजुकेशन का कानून फंडामेंटल राइट्स में आता है। सरकार ने कोई काम किया? मोदी जी कहते हैं कि पिछले 9 साल में इस देश में हर दिन 2 यूनिवर्सिटियां खुली हैं, हर दिन, है ना? ये सारी चीजें, क्या मोदी जी इस बात की गारंटी बता सकते हैं कि किसानों की आय 2022 में दुगनी करने का वादा किया था? हुई क्या? जो आंकड़े हैं उसमें 35 से 40% किसानों की आय कम हो गई क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई और उन्हें कुछ मिला नहीं। और ये उसके बावजूद है जो 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। और एक और मजेदार आंकड़ा कि ये 6,000 रुपए सालाना जो दे रहे हैं, जितना किसानों को दिया है उतना किसानों को जो डीजल इस्तेमाल करते हैं किसान, उस डीजल के माध्यम से और जो महंगाई बढ़ाई है उसके माध्यम से उससे 3 गुने से ज्यादा मोदी जी वसूल कर चुके हैं। है जवाब इनके पास में? कोई जवाब नहीं। इसीलिए जब ये सवाल इसीलिए उठता है कि, और ये भी बड़े सीना तान के कहते हैं कि देखिए अगर जनता का भला नहीं कर रहे हैं तो फिर जनता हमको क्यों जिताती है? तो फिर सवाल का जवाब यही है भानु जी। मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में ये कहता हूं, हमेशा मैं गुजरात चुनाव से पहले से कहता हूं कि अलादीन का चिराग की कहानी सुनी हमने।
अलादीन का जी पास एक चिराग था और चिराग में एक जिन्न था। वो एक जी अलादीन के पास था, एक जिन इनके पास है जो इनको वो पूछता है कि बोलो क्या हुक्म मेरे आका, तो कहते हैं इतनी सीट लाओ तो ला। आज बिल्कुल आपका 2 बजे से आपका आज फिर से जंतर मंतर पे आपका धरना है, विरोध प्रदर्शन है जी आपका आज। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस मुहिम में लगे रहे सर। हम भी, क्योंकि हम और आपका मतलब नहीं, ये देश की जनता का मामला है पूरा, तो देश के बिल्कुल। लिए करना है, जनता देश के नागरिकों के लिए करना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए और ये किसी जाति का, किसी जी हाँ, धर्म का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी प्रदेश विशेष का, किसी हाँ, जनपद का, किसी गांव का मसला नहीं है। इस देश के समस्त नागरिकों का मसला है और ये जिम्मेदारी है हर नागरिक की कि अपने अधिकार को बचाने के लिए सड़क पर आए। परिस्थिति क्या हो गई है जानी जी, आप बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, इतने गंभीर तरीके से आप विचार विमर्श करते हैं, इतने वरिष्ठ आप पत्रकार हैं। देश में स्थिति वो हो गई है कि अदालतें भी कहीं नहीं लगता कि वो जनता को न्याय दे पाएंगी। कई बार लगता है कि अदालतें भी सरकार के सामने बेबस हो चुकी हैं। और आज की तारीख में जो स्थिति है, जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं वो समझ पा रहा हूं कि केवल और केवल जन आंदोलन, और वो भी सड़क पर जनता को करना होगा और विपक्ष को इसमें साथ देना होगा। अगर विपक्ष साथ नहीं देता है तो गुनहगार देश की बर्बादी में वो भी होगा। इस लड़ाई में देश को साथ नहीं नहीं देता। बचा सकेगी जब जी, तक जन आंदोलन सड़क पर इस ईवीएम नामक कैंसर से भी भयानक बीमारी के खिलाफ नहीं होगा। आप स्थिति देखिए कि मोदी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, जवाब दे सकेंगे मोदी जी कि पिछले 9 साल में उन्होंने 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिया और यह कर्जा मात्र पिछले 4.5 साल में 115 लाख करोड़ लिया है। किसमें ये कमा दिया? ये पैसा किस बात में लगाया है उन्होंने? इतने पैसे में इस देश के हर प्रदेश में 2-2 एम्स खुल जाते, यूनिवर्सिटियां खुल जाती, कॉलेज खुल जाते, आईआईटी इंस्टीट्यूट खुल जाते, आईआईएम इंस्टीट्यूट खुल जाते। जो 8 लाख बच्चे देश के बाहर जाते हैं पढ़ने विदेशों में, उनमें से एक भी वहां नहीं जाता। वो देश बात आपकी बिल्कुल सही ब्रेन बात है। ड्रेन नहीं होता। ये चीजें हैं। क्या किया इन्होंने पैसे का? सरकार के सवाल, लोगों को जवाब चाहिए नहीं चाहिए, सवाल पूछने चाहिए कि नहीं चाहिए? ये लड़ाई है, बिल्कुल, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप लड़िए, और हम भी आपके साथ हैं इस लड़ाई में, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि कोई निजी लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के नागरिकों की और आने वाले पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ना पड़ेगा, इसको नहीं, इसमें हम पीछे आपके नहीं हटना। आभारी हैं और 4 PM के आभारी हैं और देश 4 PM का ऋणी रहेगा कि जब देश को जरूरत थी तो 4 PM ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर देश की जनता का साथ दिया, सड़क पर साथ दिया, उनकी आवाज बुलंद की। हम आभारी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूं, 4 PM और आपकी पूरी टीम का और आपका, कि आपने मुझे यह समय दिया और मुझसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने समय, ऐसे बात करते रहेंगे आपसे, समय समय पर बात आपसे निश्चित करते रूप से, रहेंगे। निश्चित जी रूप से, जी, निश्चित रूप से आप जब कहेंगे बहुत मैं हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। तो दोस्तों, भानु प्रताप सिंह साहब थे, है ना। लड़ाई सड़क पर लड़ना जरूरी है। वो वो इसलिए है कि जब आपका शासक जो है, जो सत्ता पर बैठा हुआ जो एक निजाम है, अगर वो ये मान के चले कि वो बेलगाम है, ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं, जो चाहेंगे वो करेंगे, जो सोचेंगे वो कर पाएंगे, ठीक है। और जब नागरिक है उसको प्रजा बना दिया जाए, बड़ा अंतर है दोनों में, समझिएगा आप मेरी बात को। नागरिक होना अलग बात है और प्रजा बन जाना अलग बात है। प्रजा के कोई अधिकार नहीं होते, नागरिक का अधिकार भी होता है, नागरिक की जिम्मेदारियां भी होती है। तो नागरिक से जब प्रजा बना दिया जाए, बड़ा 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 प्रॉब्लमेटिक मामला है भाई साहब, समझ लीजिए आप मेरी बात को। हमारी कोशिश है कि आपको नागरिक बनाए रखें, थोड़ा जगाए रखें आपको, है ना, ताकि आप अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से निभाएं और अपने अधिकारों का जो रक्षण है, संरक्षण है, वो भी आप कर पाए, क्योंकि लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए कोशिश हमारी जो है वो जारी रहती है, वो जारी रहेगी।
आपको इस पूरे कार्यक्रम को देख के क्या महसूस हुआ, क्या लगा, आप हमको जरूर से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में नीचे आप जो देख रहे हो उस पर लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।